जादुई आदिवासी इन पोलिस स्टेशन। विंध्या पर्वतों के जंगलों में थोड़े आदिवासी कबीले थे। उनमें से एक कबीले को विठल नाम का एक फोटोग्राफर आते रहता था। उसे उस जंगल में मोक्षा नाम का एक आदमी मदद करता था। विठल उन आदिवासियों के साथ रहते हुए जंगल में जाकर तरह तरह के पक्षियों के, जानवरों की तस्वीरें निकालता था। उतना ही नहीं, जंगल में मिलने वाले रंगीन पत्थरें और मिट्टी को भी इकट्ठा करता था। एक बार विठल मोक्षा के लिए देख रहा था। बहुत देर तक देखने के बाद भी वो नहीं आने के कारण विठल अकेला ही जंगल में फोटो निकालने गया, मगर वो शाम तक लौटकर नहीं आया। बाद में मोक्षा जाकर पूरा जंगल ढूंढने लगा तो विठल एक जगह पर मरा पड़ा था। मोक्षा मारे डर के भागते हुए जाकर ये बात अपने बड़े लोगों से बताया। वो लोग पुलिस से शिकायत किए तो सब मिलकर विठल के लाश के पास गए। उस लाश की अच्छे से परीक्षा करके एसआई, देखे तो ये हत्या आपके आदिवासी अंदाज में ही हुआ है। जरूर आप लोगों में से ही किसी ने ये किया होगा, इसलिए मैं इस मोक्षा को अरेस्ट करके ले जा रहा हूँ, कहा। तब कबीले का नायक, सब हमारे कबीले में हम सब जान देने वाले हैं, मगर जान लेने वाले नहीं। मगर इनकी हत्या का तरीका देखे तो हमारे कबीले के अंदाज में ही हुआ है। उनके वस्तु कुछ भी नहीं गए साहब, वो सब यही हैं। हम किसके लिए इन्हें मारेंगे साहब, कहा। इसे तब, देखो बुढ़ाओ, तहकीकात तुम नहीं मैं करूँगा। वैसे आपका मोक्षा ही इनके साथ बहुत फिरता रहता है ना, जरूर इसी ने कुछ किया होगा। स्टेशन ले जाकर इसे 4 मारे तो सच उगलेगा, कहकर मोक्षा को गिरफ्तार करके ले गया। बाद में आदिवासी के भेष में आए मोक्षा को देखकर स्टेशन में मौजूद सारे लोग हंसने लगे। मोक्षा उन्हें देखकर, क्यों हंस रहे हो? मेरे भेष को देखकर क्या? पत्तों से ढका हुआ हूँ कहकर क्या? आप लोगों को भी जंगल में ऐसे ही रहना होगा, कहा। ऐसे तब, क्यों रे ज्यादा बक रहे हो? कांस्टेबल्स, इसे अंदर डालकर इसी ने हत्या किया है कहकर इससे गवाही दिलवाओ, कहा। मोक्षा तब, देखो साहब, मेरे ऊपर हाथ रखे तो मैं एक बार चीखूंगा, बस पूरा कबीला तुम्हारे स्टेशन पे हमला करेगा। स्टेशन में एक भी जिंदा नहीं बचेगा। वैसे भी हम आदिवासियों को सीधे कोर्ट में सबमिट करने के बाद ही इंक्वायरी करना पड़ता है, मगर ऐसे मुझे मारने के लिए कानून इजाजत नहीं देगी, कहा। ऐसे तब, हाँ, बहुत समझदार लग रहे हो, तो फिर अपनी समझदारी जज के सामने दिखाओ, वो तुम्हें अंदर करेंगे, कहकर चला गया। अगले दिन पुलिस वाले मोक्षा को कोर्ट में सबमिट किए। वहाँ पर मोक्षा जज जी को अपने पास मौजूद एक पेन ड्राइव दिया। जज साहब पेनड्राइव के वीडियोस लैपटॉप में देखने लगे। वीडियोस को देखने के बाद जज, ऐसा ही तुम्हें शर्म नहीं है क्या? एक ऑफिसर होकर लाल चंदन के स्मगलर्स के साथ हाथ मिलाकर स्मगलिंग करोगे? ये सब देखे फोटोग्राफर को भी मार दिए ना। कांस्टेबल, तुरंत इस एसआई को अरेस्ट कीजिए। कहते ही कांस्टेबल एसआई को अरेस्ट किए। उतना ही नहीं, सही जानकारी देने के लिए जज ने मोक्षा की बहुत प्रशंसा की। बाद में उसे रिहा किए। कबीले वाले मोक्षा को समझदारी से काम करने के लिए उसकी प्रशंसा किए। 3 बेस्ट फ्रेंड्स। जपरा नाम के गांव में प्रीति, कीर्ति, कल्की नाम के 3 दोस्त एक ही घर में मिलकर रहते थे। वे उनकी नौकरी करते हुए आराम से रहते थे। कीर्ति रिपोर्टर के तौर पर काम किया करती थी। एक दिन घर आकर दोस्तों से कीर्ति, तुम लोगों को पता है कोई स्वामी जी कई हजारों सालों से अभी तक जिंदा है। उनसे मिले तो कितनी भी बड़ी समस्या हो वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। सब उन्हें आरोग्य स्वामी कहकर बुलाते हैं, जानती हो? अरे तुम नाम के लिए तो रिपोर्टर हो, लेकिन ऐसे अंधविश्वास की कहानियों पर भी विश्वास करती हो क्या? देखो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। उनके बारे में पिछले 300 सालों से इतिहास आकर उनसे मिलकर उन पर लिखी गई कई सारी किताबें हैं। ये मैंने खुद पढ़ा है। वही नहीं, उन्हें जो चीजें पसंद है वही चीजों से अच्छे से खाना बनाकर दिल से उन्हें बुलाए तो वे प्रकट भी होते हैं। अरे अब ये सबसे हमें क्या लेना देना? हमें भगवान दास मामा जी के पास जाकर इतने दिन हो गए हैं। हम जैसे अनाथ को उन्होंने इतने अच्छे से पाला है, उनके बारे में बात करना चाहिए। और तुम लोग हो कि हेलो मैडम, इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। तुम अब बोल रही हो, लेकिन हमने तो प्लान भी कर लिया। बाहर कार तैयार भी है। वही नहीं, हमारे सामान के साथ साथ तुम्हारा भी सामान पैक कर चुके हैं। अब बस निकलते हैं, चलो। इससे तीनों खुशी से बाहर आए और अपने कार में गांव के लिए निकल गए। ऐसे कुछ देर ट्रैवल करके भगवान दास के घर आए। अब बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे। अंदर जाकर देखे तो भगवान दास बिस्तर पर बेचारा लेटा हुआ था। डॉक्टर उन्हें चेक कर रहे थे। वो देखकर कीर्ति ने डॉक्टर से पूछा,
प्रॉब्लम क्या है पता नहीं चल रहा है। सब प्रकार के टेस्ट करवा चुका हूँ, सब में नॉर्मल ही आया है। डॉक्टर, ऐसे अच्छा इंसान कभी बिस्तर पर बीमार होकर नहीं लेटना चाहिए। वो सबके लिए भगवान है। किसी भी तरह इन्हें बचा लीजिए डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर। सॉरी बेटा, जो भी मैं कर सकता था वो सब मैंने किया। अब कोई मिरेकल हो तो सही, वरना उन्हें बचा नहीं पाएंगे। कहकर चले गए। तब तीनों बहुत दुखी हुए। उस रात कीर्ति से प्रीति, अरे सुनो, पता नहीं तुमने वो सुबह स्वामी जी को क्यों याद किया, लेकिन मामा जी की स्थिति देखने से लग रहा है कि वो स्वामी जी के अलावा उन्हें और कोई नहीं बचा सकता। क्या हम उन्हें बुला सकते हैं? तीनों मान गए। उस रात तीनों मिलकर जो स्वामी जी को पसंद है वो पकवान बनाकर उन्हें नमस्कार करके बुलाए। ऐसे कुछ समय बाद स्वामी जी उनके सामने प्रकट हुए। अब कीर्ति और उसके दोस्त उनके आगे नमस्कार करके उन्हें भगवान दास के बारे में सब कुछ बताए। देखिए बच्चों, जो तुम बोल रहे हो वो सुनकर पता चल रहा है कि तुम लोग उनसे कितना प्यार करते हो। मेरे पास एक चटाई है, उसके ऊपर कोई भी एक बार सोए तो काफी है। चाहे जैसे भी बीमारी हो, वो जाकर मामूली इंसान बन जाता है। लेकिन तुम तीनों में एक को उनकी बीमारी को लेना होगा। चाहे तो मैं वो चटाई दे सकता हूँ, लेकिन बात ये है कि तुम लोगों में त्याग कौन करेगा, ये सिर्फ तुम्हें ही पता होना चाहिए। कहकर उन्हें चटाई दी। तब तीनों ठीक है कहकर उस चटाई को ले जाकर भगवान दास को उस चटाई पर सुलाए। तब अगले दिन भगवान दास आश्चर्य से पूरी तरह ठीक हो गए थे। लेकिन स्वामी जी ने जैसे कहा, तीनों में से किसी को भी वो बीमारी नहीं आई। वो देखकर कीर्ति, प्रीति सब आश्चर्य में थे। फिर उनके आगे स्वामी जी प्रकट हुए। क्यों बच्चों, आश्चर्य में हो? ये मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम तीनों इसमें अच्छे से सफल हुए। तीनों में हर एक बाकी दोनों को कुछ होना नहीं चाहिए सोचकर हर एक ने ये प्रार्थना किया है कि बाकी दोनों को कुछ ना हो। तुम लोगों जैसे बेस्ट फ्रेंड्स मैंने कहीं नहीं देखा। तुम्हारा त्याग सिर्फ भगवान दास को नहीं, तुम्हें भी बचाया। तुम जैसे बच्चों को पालने के लिए भगवान दास भी बहुत खुश नसीब है। अब से तुम्हारे सब भले काम में मेरा आशीर्वाद रहेगा। कहकर वहाँ से गायब हो गए। फिर तीनों बहुत खुश हुए।